हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। और दोस्तों, आज की क्लास में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक से एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का चैप्टर पूरा का पूरा खत्म, यानी वन शॉट में चैप्टर पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। चैप्टर कंप्लीट कराते ही लास्ट में इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा जो आपको करने हैं, और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा दूंगा, यानी क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा वो बता दूंगा। अब ये चैप्टर ना थोड़े आसान लेवल का है। यहां पर इकोनॉमिक्स के साथ साथ आपको थोड़ी सी साइंस पढ़नी है, तो थोड़े से वर्ड जैसे एनवायरनमेंट क्या होता है, यहां से बेसिक शुरुआत होगी। तो 8वीं 9वीं भी क्लास आपको याद आएगी। 8वीं 9वीं 10वीं में साइंस का हिस्सा होता है ना, एनवायरनमेंट क्या होता है, वो चीजें भी याद आएंगी। लेकिन धीरे धीरे इसका इकोनॉमिक्स रेलेवेंस क्या है वहां तक पहुंचेंगे, फिर क्वेश्चन वहां से फ्रेम होगा। अगर आपको फिर भी बोलता हूं कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और यह बताना इस वीडियो के बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर पे कौन सी वीडियो चाहिए, मतलब कौन सा नया चैप्टर आपको चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं बता दूं इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर करूंगा, ये तो लिखे ही हैं सिर्फ, इसके अलावा और बहुत सारे टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे। एनवायरनमेंट क्या होता है, उसका मीनिंग और फंक्शंस हो जाएंगी। एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी और कैरिंग कैपेसिटी नाम के दो अलग चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट भी होती है। फिर दोस्तों, पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन और लैंड डिग्रेडेशन इस चैप्टर में है। और लास्ट में एनवायरनमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ना है। यही मात्र चैप्टर खत्म नहीं हो जाता, बीच बीच में छोटे छोटे टॉपिक्स और भी आएंगे जो आपको बीच में देखने को मिलेंगे, बीच में आएंगे तो बीच में देखने को मिलेंगे, और कुछ क्वेश्चन आंसर फिर। ठीक है ना, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। एनवायरनमेंट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्यावरण है, हिंदी में पर्यावरण बोलते हैं। देखो, आपके आसपास की जितनी भी चीजें हैं उन सबको बोलते हैं एनवायरनमेंट, चाहे वो जिंदा है चाहे वो मरी हुई है, चाहे वो सांस ले सकती है चाहे वो सांस नहीं ले सकती। अब आपके आसपास क्या है, आपकी स्टेशनरी है, पेन, पेंसिल, रबड़, प्रकार, फुट्टा, किताब, आपका फर्नीचर है, आपके मॉम, डैड, भाई, बहन, चाचा, चाची सब है, पेड़ भी होंगे, सड़क भी होगी। तो आपके आसपास कुछ चीजें लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सांस ले सकती है, ऑक्सीजन ले सकती है, और आपके आसपास कुछ चीजें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सांस नहीं ले सकती, निर्जीव चीजें हैं। तो दोस्तों, जो सांस नहीं ले सकती वो गुड्स हैं, फर्नीचर, बेड, रोड, पेन, पेंसिल, रबर, प्रकार, फुट्टा, जो भी आपके पास स्टेशनरी आइटम है। और जो जिंदा है वो पेरेंट्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, दुश्मन भी है। ठीक है, तो आपके आसपास कुछ चीजें लिविंग है, उसको बोलते हैं बायोटिक एलिमेंट्स, कुछ चीजें नॉन लिविंग है, उसको बोलते हैं एबायोटिक या अबायोटिक एलिमेंट्स। तो इन दोनों का सम टोटल एनवायरनमेंट होता है। तो आप कुछ भी बोलो, हाँ ये जो स्लाइड है आपके लिए, ये मेरे लिए एनवायरनमेंट है, मेरे हाथ में पेन है, एनवायरनमेंट है, मैंने कपड़े पहने हैं, एनवायरनमेंट है, जो भी मेरे आसपास हवा चल रही है, पानी है, बिजली है, सब एनवायरनमेंट है। तो बहुत आसानी से तुम एक लाइन में बोल सकते हो जो मेरे आसपास है सब एनवायरनमेंट है। लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो क्या लिखते हैं, एनवायरनमेंट क्या होता है भैया, जो भी मेरे आसपास बायोटिक एलिमेंट्स हैं और एबायोटिक एलिमेंट्स हैं उन सबका सम टोटल एनवायरनमेंट है। तो साफ उसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, पेन का कलर येलो कर देता हूं, लिखा है मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, इट रेफर्स टू द टोटल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, जिसको बायोटिक एलिमेंट बोलते हैं, एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जिसको अबायोटिक एलिमेंट्स बोलते हैं। सराउंडिंग्स, सराउंडिंग अस का मतलब होता है जो हमारे आसपास की चीजें है, सराउंडिंग्स नहीं, सराउंडिंग अलग है, अस अलग है, इस बात को ध्यान रखना। तो एनवायरनमेंट बेसिक चीज है, 8वीं 9वीं क्लास की साइंस में बेसिकली होती है। अब इस एनवायरनमेंट का काम क्या होता है, तो अब बात आई है मुद्दे पे। एनवायरनमेंट का काम मेनली होता है दोस्तों कि अगर हमने कोई फैक्ट्री खोली है या हमने कोई बिजनेस खोला है तो उसमें किसी ना किसी चीज का प्रोडक्शन तो कर रहे हैं। प्रोडक्शन करने के लिए जो रॉ मटेरियल होगा, जो रिसोर्सेज होंगे, वो कहां से मिलेंगे, एनवायरनमेंट से। यानी जो पानी है वो भी एनवायरनमेंट से मिलता है। तो यार हर बिजनेस में, फैक्ट्री में पानी का यूज होता है, बिजली का यूज होता है ना, किसी किसी में लकड़ी का यूज होता है। वो वुड भी कहां से आई है, एनवायरनमेंट से आई है। जो रिसोर्सेज हैं, लोहा, लक्कड़, कुछ भी है, एनवायरनमेंट से आता है। पेट्रोल भी एनवायरनमेंट से आता है, आसपास की जगहों से कुछ ना कुछ मिल रहा है ना। तो प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छा बनाता है, सुंदरता की चीजें दिखाकर। बड़े बड़े हिल स्टेशन पे जाते हैं लोग घूमने, मनाली में, शिमला में, कश्मीर में, सिक्किम में, दार्जिलिंग में, गोवा में, ऊटी में, मुनार में, है ना, विदेशों में जाते हैं घूमने के लिए, क्या, सुंदरता देखने के लिए, है ना, जॉयफुल इवेंट्स होते हैं वो लाइफ के, मजा आता है मतलब। तो एनवायरनमेंट ही तो प्रोवाइड कर रहा है इन चीजों को, है ना। एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड कर रहा है हर एक ऐसी चीज जो हमारे काम की है, जिसने हमें जिंदा रखा हुआ है। हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, एनवायरनमेंट से मिल रही है, मतलब आसपास जो भी चीज है वहीं से कहीं ना कहीं से सांस आ रही है, हवा आ रही है ना, है ना। तो हमें ऑक्सीजन मिल रही है, सूरज है एनवायरनमेंट है, चांद है एनवायरनमेंट है,
है ना, वो सब इन्वायरमेंट है। तो इन्वायरमेंट के फंक्शंस यहां पर गिनाए जाएंगे। 4 फंक्शन आपको ध्यान रखने मोटे मोटे तौर पे दोस्तों, यही फंक्शन है, यही इंपॉर्टेंस है, इसको सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। पहले नंबर पे लिखा है प्रोवाइड रिसोर्स फॉर प्रोडक्शन। इन्वायरमेंट हमें रिसोर्स यानी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन करने के लिए, जिसमें बिजली पानी तुम लिख सकते हो। इन्वायरमेंट एसिमुलेट वेस्ट। एसिमुलेट का मतलब समझना क्या होता है। एसिमुलेट का मतलब होता है समा लेना। तुम दूसरों के दुखों को कभी कभी अपने अंदर समा लेते हो ना, मतलब उस बंदे को फील नहीं होने देते कि यार तू दुखी है, क्योंकि तुमने उसके जो दुख है वो अपने अंदर डाल दिए। ऐसे जो हम कूड़ा कचरा फैलाते हैं वो इन्वायरमेंट अपने अंदर समा लेता है। मान लो हमारे हाथ से कुछ पेड़ के पत्ते हैं, वो क्रश होकर गिर गए नीचे, इन्वायरमेंट अपने अंदर समा लेता है उसको। जो चीजें इन्वायरमेंट अपने अंदर नहीं समा पाता उसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैसे कि प्लास्टिक। तो यार प्लास्टिक नहीं फेंकनी चाहिए हमें ऐसे इधर उधर, और इसलिए प्लास्टिक बैन भी होती है, क्योंकि इन्वायरमेंट उसको अपने अंदर नहीं समा पाता। ज्यादातर कूड़े कचरे को वो जमीन अपने अंदर समा लेती है, जमीन के अंदर बस जाता है वो, तो फिर पता नहीं लगता उस चीज का। ठीक है, इन्वायरमेंट ही है जो कूड़ा कचरा अपने अंदर समा रहा है, तो ठीक है, लाइफ बेटर हो रही है इससे। फिर इन्वायरमेंट सस्टेन लाइफ। सस्टेन का मतलब बनाए रखना, मेंटेन रखना। हमारी लाइफ को मेंटेन रखता है इन्वायरमेंट बाय प्रोवाइडिंग सम सर्विसेज, जैसे कि ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, सूरज उग रहा है, चांद उग रहा है उसकी वजह से। और इट प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज। एस्थेटिक का मतलब होता है दोस्तों सुंदरता। सुंदरता ये शब्द नया है, सुंदरता बोल लो, या फिर ब्यूटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे कि कोई बढ़िया नदी है ना, कहीं घूमने चले गए, बढ़िया सा समुंदर दिख गया, या फिर कोई ग्लेशियर दिखा है, हिल स्टेशन पे चले जाते हैं लोग घूमने, शिमला मनाली वगैरह, इन सब चीजों की बात कर रहा हूं। तो इतनी बढ़िया बढ़िया सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और ये क्वेश्चन कतई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी इस क्लास के अंदर आके इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि बच्चों वाला क्वेश्चन है। अब जो कॉन्सेप्ट कराऊंगा वो सारे इंपॉर्टेंट है। पता है इन्वायरमेंट के अंदर इस वाली बात को पकड़ लो तुम, कूड़े कचरे को। जो हम कूड़ा कचरा फैलाते हैं इन्वायरमेंट में ना, तो इन्वायरमेंट की भी एक कैपेसिटी होती है, एक हद तक वो कूड़ा कचरा अपने अंदर समा सकता है। अपनी भी एक कैपेसिटी होती है ना खाना खाने की। मैं तो भाई 4 रोटी से ज्यादा नहीं खा पाता एक बार में, कभी कभी 2 खाता हूं, कभी कभी 3, कभी कभी 4। तो यार मेरी कैपेसिटी है कि मैं एक बार में 4 रोटी खाता हूं। ऐसे इन्वायरमेंट की भी कैपेसिटी होती है कि वो एक बार में कितना कूड़ा कितना कचरा अपने अंदर समा लेगी। बस उस कैपेसिटी को बोलते हैं इन्वायरमेंट की कूड़ा कचरा अब्सॉर्ब करने वाली कैपेसिटी। तो आपके सिलेबस के अंदर उसका नाम है अब्सॉर्प्टिव कैपेसिटी। तो यार नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, अब्सॉर्प्टिव कैपेसिटी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और डेफिनेशन लिखी है, इट रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट टू एब्सॉर्ब डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मतलब वेस्ट मान लो आप यहां पर इसको, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स यूज होंगे जिनके मीनिंग लगभग सेम से नजर आ रहे होंगे। और इस एब्सॉर्प्टिव कैपेसिटी का दूसरा नाम एसिमुलेशन कैपेसिटी है। एनसीईआरटी में ये वर्ड लिखे हुए हैं और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, इन्वायरमेंट में देखो यार क्या होता है। मान लो ये जमीन है, लैंड है, यहां से जमीन में से हम क्रूड ऑयल निकालते हैं ना, क्रूड ऑयल निकालते हैं, तो ये एक तरीके का रिसोर्स है। निकालते तो कोयला भी है। अब क्रूड ऑयल से, क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल, इससे पेट्रोल भी बनता है, डीजल भी बनता है। मान लो एग्जांपल के तौर पे ये निकाल रहे हैं क्रूड ऑयल, तो इस क्रूड ऑयल को निकालने को बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्स। एक्सट्रैक्शन, यहां जो वर्ड यूज करूंगा उसका ध्यान रखना, एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्स। ठीक है दोस्तों, और जितना क्रूड ऑयल निकाला, मान लो एक दिन में हम 100 लीटर क्रूड ऑयल निकालते हैं। ठीक है, यहां पर भी तो बन रहा है क्रूड ऑयल, और मानो कि यहां पर डेली 100 लीटर क्रूड ऑयल बन रहा है, तो 100 बन रहा है, 100 निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 100 लीटर क्रूड ऑयल जमीन के अंदर बन रहा है और हम यहां पर 100 से ज्यादा, यानी मान लो 110 लीटर निकालते हैं डेली, तो यार ये निकाल ज्यादा रहे हैं, बन कम रहा है। बनने को बोलते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन, सिर्फ जनरेट करना नहीं बोलते, रीजनरेट करना बोलते हैं। ठीक है, रिसोर्सेस रीजनरेट हो रहे हैं डेली 100 लीटर, और हम निकाल रहे हैं उसको 110 लीटर, तो ये कभी ना कभी तो खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे ना। तो यार ये जो इसकी कैपेसिटी है एनवायरनमेंट की, जो सेटलमेंट है यहां पर, जो स्टेट है, स्टेट का मतलब जो सिचुएशन या पोजीशन है, रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने की स्पीड और रिसोर्स को रीजनरेट करने की स्पीड दोनों मैच होनी चाहिए। या तो रीजनरेट थोड़े से ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एक्सट्रैक्शन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये जो स्पीड है ना, दोनों को मिलाकर इस वाली स्पीड को, इस वाली कैपेसिटी को
हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। कैरी करना। कैरिंग कैपेसिटी वर्ड कहां से आया? कैरी करने से आया। जब तुम एक बैग कैरी करके जाते हो ना स्कूल में, तो एनवायरनमेंट जितने रिसोर्स कैरी करके रखता है अपने पास, उससे रिलेटेड कैपेसिटी की बात हो रही है, तो कैरिंग कैपेसिटी है। तो आप ऐसे डिफाइन नहीं कर पाओगे कैरिंग कैपेसिटी को। आप बोलो सर एक लाइन बताओ ना जिससे कैरिंग कैपेसिटी को डिफाइन करें। तो यार कैरिंग कैपेसिटी डिफाइन करना है तो यू हैव टू माइंड टू थिंग्स। दो बातों का ख्याल रखना है और यहां पर आपके सामने पेश की गई है। पेन का कलर चेंज करते हुए बताता हूं। ठीक है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी इंप्लाइज टू थिंग्स। दोनों चीजें लिखनी पड़ेंगी जब भी इसकी डेफिनेशन आएगी। पहली, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड रिमेन बिलो द रेट ऑफ रिसोर्स रीजनरेशन। रिसोर्स 100 लीटर जनरेट हो रहे हैं तो एक्सट्रैक्शन 100 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 100 से कम होना चाहिए। जैसे कि यहां मैंने बोला 110 हो रहा है तो खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। और जनरेशन ऑफ वेस्ट शुड बी रिमेन विद इन द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट। यानी जो हम रिसोर्स जनरेट कर रहे हैं, वेस्ट जो जनरेट कर रहे हैं, रिसोर्स नहीं, वो रिसोर्स जनरेशन एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी के अंदर रहना चाहिए। इसको एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बोल लो, एसिमिलेशन कैपेसिटी बोल लो, एक ही बात है। यानी अगर हमारी धरती 100 किलो कूड़ा अपने अंदर समा सकती है तो हमें 100 किलो कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, उससे कम ही कूड़ा फैलाना चाहिए। ठीक है, इन दोनों बातों को बोलते हैं। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो एनवायरमेंट आता है खतरे में, और एनवायरमेंट के खतरे को बोलते हैं एनवायरमेंटल क्राइसिस। अब इसके बहुत सारे रीजन हैं। हम अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, या पेट्रोल का मिसयूज कर रहे हैं। मिसयूज क्या मतलब? ओवर यूज कर रहे हैं पेट्रोल को। यार हमें कहीं रिश्तेदारी में जाना हो, कंपनी में जाना हो, काम से जाना हो तो गाड़ी का यूज करना चाहिए। लेकिन आजकल के लौंडे होते हैं ना, घुमाते रहते हैं गाड़ी को इधर उधर मोहल्ले के अंदर, पता नहीं किसको ताड़ते हैं। हवाबाजी करने से ये रिसोर्स खत्म हो रहे हैं। एक ही चीज बताइए, एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं। खैर उन चीजों को पेपर में थोड़ी लिखना है। पेपर में लिखने की बात कर रहे हैं या नंबर लाने की बात कर रहे हैं उस्ताद? समझ रहे हो, नंबर लाने से बात बनेगी। और तुम्हें लगता है कि सर हाँ मेरा ये पर्टिकुलर डाउट है, ये चैप्टर मेरी प्रेफरेंस है, सर इसको ऐसे इस सीक्वेंस में कराओ, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स जो बोलेंगे ना मैं उसके हिसाब से कराऊंगा। और तुम कैसे बोलोगे? कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी है तो पीडब्ल्यू की एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे आपको हर एक चैप्टर की डेली प्रैक्टिस पेपर मिलते हैं, यानी क्वेश्चन मिलते हैं। उसमें एमसीक्यू भी होते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं। उसके प्रैक्टिस करो और उसके सॉल्यूशन भी आपको वहीं प्रोवाइड होते हैं। कितना कुछ मिल रहा है आपको, मतलब मस्त लेवल की तैयारी हो रही है यार। तो वो ऐप भी डाउनलोड कर लो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है जी, चलो जी आगे बात करते हैं। अब हमें ये 4 प्रॉब्लम पढ़नी है, एनवायरमेंट के अंदर है, और उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और चैप्टर खत्म। यानी ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है आपके लिए, मतलब पूरा चैप्टर थोड़े से उसमें खत्म हो जाएगा, तो आसान काम ये है। तो यार एनवायरमेंट में जो प्रॉब्लम है मेजर लेवल की 4 प्रॉब्लम है: ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, पोल्यूशन और लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन चारों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग को डिस्कस करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग सबको पता है कि गर्मी गर्मी गर्मी। अरे गर्मी क्या है? ये गर्मी देखो बताता हूं, यहां समझेंगे फिर आगे लिखकर भी बताऊंगा। हमारे एनवायरमेंट के अंदर कुछ ग्रीन हाउस गैसेज हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे इंपॉर्टेंट है, निट्रस ऑक्साइड भी होती है, वैसे वाटर वेपर्स भी होते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल है इस ग्रीन हाउस गैसेस के। ये ग्रीन हाउस गैसेस कमाल क्या करती है, देखो मान लो ये हमारे पास, यहां पर मेरे पास एक वो है, आपको दिखाता हूं अगर मिल जाए तो मुझे। छोड़ो इस चीज को, नहीं मिल रहा भाई, सूरज ढूंढ रहा था मैं। मान लो ये सन है यार, सन से, और ये है हमारी धरती लैंड। सन से जो रेज आती हैं, गर्मी गर्म होती है ना, गर्मी तो फैलती है सन से, जो रेज आती है धरती पर आती है, धरती गर्म हो जाती है गर्मियों में, नंगे पैर चल नहीं सकते, है ना। फिर ये रेज टप्पा खा के वापस ऊपर जाती हैं, ऐसे ऊपर जाती हैं, एनवायरमेंट से बाहर हो जाती हैं। तो एनवायरमेंट में शाम को थोड़ी सी कूलिंग आ जाती है, ऐसा होता है जनरली। लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस ऐसी होती हैं जो एनवायरमेंट में एक जगह अपनी लेयर क्रिएट कर लेती हैं। ये मुझे लगता है ग्रीन हाउस गैसेस को ग्रीन कलर से दिखाना चाहिए। ये ग्रीन हाउस गैसेस एक लेयर क्रिएट कर लेती हैं। तो फिर ये जो सनलाइट है, सन रेज है, सनलाइट ये ऊपर इसको क्रॉस करके नहीं जाती, तो ये गर्मी है ना नीचे नीचे बनी रहती है। तो ग्रीन हाउस के लेयर बनाने की वजह से सन रेज वापस बाहर नहीं जा पाती, तो एनवायरमेंट में गर्मी बनी रहती है। तो गर्मी में बोलते हैं पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर
बढ़ जाता है। पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर बता रहा हूं, मतलब किसी किसी देश के अंदर ऐसा हो रहा है, किसी किसी देश के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है। जिस देश के अंदर ऐसा हो रहा है तो उस देश में बोल रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, गर्मी बढ़ गई है। गर्मी कैसे बढ़ी समझे ना, ग्रीन हाउस गैस लेयर बना लेती है, सारी गैसेस नहीं बनाती, वो साइंटिफिक मैटर है कैसा इसके पीछे। तो ये रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन ही बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्शन नहीं बोलते। तो इस ग्लोबल वार्मिंग का इकोनॉमिक्स में क्या लेना देना है, इकोनॉमिक्स में क्या इंपैक्ट है इसका। भाई इलाकों में गर्मी बढ़ रही है, बहुत सारी कंट्री में गर्मी बढ़ रही है, तो बहुत सारे इलाकों के अंदर, देशों के अंदर जो बर्फ के पहाड़ होते हैं वो गर्मी की वजह से पिघलने लगे हैं, पिघलने लगे हैं। तो पिघलते पिघलते उनका पानी नदियों में आता है, तो नदियों की वजह से, नदियों में ज्यादा पानी हो गया तो फ्लड आ जाती है किसी किसी इलाके में, अनवांटेड अननेसेसरली फ्लड आ जाती है। बिहार में देखा जाता है बार बार फ्लड आ रही है, चाहे उसका रीजन ब्रह्मपुत्र नदी हो जो चीन ने कंट्रोल की हुई है, लेकिन नदी में पानी तो ज्यादा हुआ किसी वजह से, ग्लेशियर पिघलने की वजह से होता है। तो ग्लेशियर मतलब बर्फ के पहाड़। और कहीं कहीं गर्मी की वजह से गर्मी वाली बीमारियां हो जाती हैं, उसको ट्रॉपिकल डिसीज बोलते हैं, जैसे कि चिकनगुनिया, ठीक है, और येलो फीवर भी होता है, एक दो और बीमारियों के नाम है, वो बीमारी फैल जाती है। अब इसकी वजह से समुद्र का लेवल, मतलब ग्लेशियर पिघलेंगे, नदी का पानी ज्यादा, नदी का पानी समुद्र में जाएगा, समुद्र का लेवल हाई, तो समुद्र का पानी ज्यादा हो जाता है, तो समुद्र के आसपास के इलाकों में रहने की जगह कम बच रही है, समुद्र जमीन घेरता जा रहा है। तो यार समुद्र भी वहां पर कोस्टल एरिया के अंदर फ्लड ला सकता है, वहां पर उसकी वजह से भी बाढ़ आ सकती है। और महाराष्ट्र जैसा इलाका, काफी सारी जगह महाराष्ट्र में ऐसी है जहां पर पानी की, वाटर की रीच नहीं है, तो सूरज की गर्मी की वजह से वहां पर खेतों के अंदर पानी नहीं बचता, तो सूखा पड़ जाता है, ड्राउट। तो देखो कहीं पर फ्लड आ रही है, कहीं पर ड्राउट आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो इसका अच्छा खासा मेजर इंपैक्ट है इकोनॉमी के ऊपर, प्रोडक्शन नहीं हो पाता इकोनॉमी के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो सकता है इकोनॉमी का। तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग ही है, धीरे धीरे पृथ्वी का बढ़ता हुआ एवरेज टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग है। किस वजह से? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। तो लिखा क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? इट रेफर्स टू ग्रेजुअल इंक्रीज, ग्रेजुअल इंक्रीज मतलब धीरे धीरे इंक्रीज इन द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड ओशियन, यानी पृथ्वी का जो वातावरण एटमॉस्फेयर है और समुद्र का लेवल है, इसमें गर्मी बढ़ना। अब पढ़ाऊंगा इसका कॉजेस क्या है, किस वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो आपको पहले ही पता है कि ये ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होती है, वो लेयर बना लेती है। ग्रीन हाउस गैसेस के एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, निट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर भी इसमें आते हैं, एटसेट्रा, ठीक है। या फिर हम कोयला वगैरह जला, अब मैंने आसपास देखा यार, जो मेरे घर के आसपास मतलब थोड़ी सी दूर में 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की रेंज में कुछ ढाबे या होटल होते थे, वो तंदूर पे तंदूरी कुछ आइटम पका रहे होते थे, तंदूरी पनीर मान लो, तंदूरी चाप मान लो, तंदूरी रोटी मान लो, तो तंदूर के अंदर वो कोयला डालते थे। अब आसपास के सरकारी अधिकारी आके उनका कोयले का चालान काट देते हैं, यानी जो कोल है, कोल मतलब कोयला, वो जलाते हैं, तो उसकी वजह से भी इन्वायरमेंट में कार्बन आ जाता है, कार्बन आ जाता है, तो फिर वो ग्रीन हाउस गैस है। तो बर्निंग ऑफ कोल की वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, पेट्रोल की वजह से भी ऐसा होता है, इनकी वजह से। या फिर एनिमल वेस्ट, एनिमल वेस्ट यानी एनिमल फार्ट। एनिमल फार्ट क्या होता है? फार्ट तो हमें पता ही है ना, फार्ट का मतलब, अब एनिमल को ज्यादा ग्रेज करा दिया है, ग्रेज का मतलब चराई होता है, एनिमल ने ज्यादा चारा खा लिया तो वहां पर एनिमल फार्ट आता है, फिर वो फुस्सू करते हैं मतलब एनिमल की फुस्सी से भी एनवायरनमेंट में जो गैस फैलती है वो ग्रीन हाउस गैस की तरह बिहेव करती है, और वो भी ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट कर रही है। लैंग्वेज ऐसी क्या करे। फिर दोस्तों डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। एक लेवल पे कटाई हो जानी चाहिए, छोटी मोटी ट्रिमिंग हो जानी चाहिए, लेकिन इस लेवल पे कटाई नहीं होनी चाहिए कि वो बहुत ज्यादा नुकसान कर दे एनवायरनमेंट को। लाइक पेड़ काटने से क्या नुकसान होता है? बहुत सारे नुकसान होते हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का कंसर्न समझना। जब पेड़ कट जाएंगे ना, पेड़ क्या करते हैं, अपने अंदर कार्बन लेते हैं, कार्बन इनहेल करते हैं। तो पेड़ कटेंगे तो वो कार्बन कौन इनहेल करेगा? कार्बन तो एनवायरनमेंट में रह जाएगा ना, और कार्बन ग्रीन हाउस गैस बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूं बेसिकली। तो यार उस वजह से भी एनवायरनमेंट के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा रहेंगी और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। तो डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ओके गाइस, इसका इंपैक्ट क्या होता है वो देख लो, आगे लिखा हुआ है मेन इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। हालांकि मैंने आपको बता दिए, आइस इज मेल्टिंग वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में बर्फ पिघल रही है गर्मी की वजह से। सी लेवल बढ़ता जा रहा है, राइजिंग सी लेवल
इस वजह से जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया वो एरिया होता है जो समुद्र के आसपास का होता है, वहां पर फ्लड आ सकती है, बाढ़ आ सकती है। कई जगह ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स चल रहे हैं, ट्रॉपिकल स्टॉर्म मतलब गर्म हवाएं, लू बोलते हैं, लू चल रही है, वो भी नुकसान देती है बॉडी को। इंक्रीज इन ट्रॉपिकल डिसीज, ट्रॉपिकल का मतलब होता है गर्मी, मलेरिया, कोलेरा, डेंगू, ठीक है, येलो फीवर, चिकनगुनिया, ऐसी बीमारियां बढ़ रही हैं। और बहुत सारी प्रजातियां पानी के अंदर की लुप्त होती जा रही है, बहुत सारी मछली की प्रजातियां जो खत्म हो गई है गर्मी की वजह से। तो सो मेनी स्पीसीज लाइक पोलर बियर्स, ठंडे भालू मतलब सफेद भालू होते हैं, वेल्स मछली भी होती है, और दूसरी मछलियां भी है, ये एक्सटिंक्ट हो गई है हमेशा के लिए, हो रही है। या फिर एक्सटिंक्ट का मतलब लुप्त, गायब, क्या लिखो इसको, लुप्त या विलुप्त, हिंदी नहीं आती है, गायब हो रही है मतलब समझ लो, ठीक है जी। ये तो ग्लोबल वार्मिंग हुआ। अब नेक्स्ट आता है ओजोन लेयर डिप्लेशन। पता है ना अपने एनवायरमेंट में एक लेयर बनी हुई है, एटमॉस्फेयर जो बोलते हैं, ऐसे कर करके साइंस में तो बहुत सारे लेयर है, 5 लेयर है। मैं बात कर रहा हूं ऐसी एक लेयर की जिसको स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर के बाहर ओजोन लेयर बनी हुई है। ओजोन एक गैस है जिसने एक परत बना रखी है हमारी पृथ्वी के ऊपर। इस परत का फायदा यह है कि जो सूरज की रोशनी होती है ना, सन रेज जो पृथ्वी के अंदर आती है, उन सन रेज में एक अल्ट्रावायलेट रेज भी आती है। वो अगर किसी इंसान के ऊपर पड़ती है तो उसके इंसान की स्किन को नुकसान होता है, स्किन कैंसर हो सकता है, और बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी के अंदर एंट्री करने से रोकती है ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर में होता जा रहा है धीरे धीरे छेद। अब वो छेद हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके रीजन पढ़ने हैं। और जो वो छेद हो रहा है उसको ही बोलते हैं ओजोन लेयर का डिप्लीट होना, और कॉन्सेप्ट बनता है ओजोन लेयर डिप्लीशन। डिप्लीशन का मतलब खत्म होना, ठीक है ना। तो यार वो ओजोन लेयर जो बनी हुई है वो हेलोकार्बन्स या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से, या फिर ब्रोमाइन की वजह से, मेनली बहुत सारे रीजन है, उनकी वजह से उनमें छेद हो रहा है। तो उसके बारे में कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट है आपका दोस्तों ओजोन लेयर डिप्लेशन। ये क्या होती है, पहली डेफिनेशन लिखी है, इट मींस टू द रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर। ये याद रख लेना, तुम इन्वायरमेंट इसको एटमॉस्फेयर भी लिखा होगा तो टीचर गलत नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि साइंस नहीं है, इकोनॉमिक्स है। तो अमाउंट ऑफ ओजोन कम हो रहा है, ओजोन एक गैस है जिसने परत बनाई है, ओजोन कम होगी तो वो परत ही कम हो रही है एक तरीके से। हाँ, अब सुनने में आया जब आप ये वीडियो देख रहे हो कि जितना बड़ा छेद हो गया था अब वो छेद धीरे धीरे कम होने लगा है, तो ओजोन लेयर वापस फिल हो रही है। और ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर लोगों को इसकी वजह से स्किन कैंसर हो रहा था, यानी मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जहां कंट्री है उसके ऊपर ही छेद हुआ होगा, तभी तो वहां से अल्ट्रावायलेट रेज आ रही होंगी, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। दिस प्रॉब्लम इज कॉज्ड बाय हाई लेवल ऑफ सीएफसी। सीएफसी 10वीं क्लास की साइंस में पढ़ लिया होगा, ज्यादातर बच्चों को याद रहता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, फुल फॉर्म लिखनी जरूरी नहीं है। यूज्ड इन कूलिंग सब्सटेंसेस लाइक एसी एंड फ्रिज। ए फ्रिज मतलब रेफ्रिजरेटर, एसी और फ्रिज की गैस में क्लोरीन होता है, क्लोरीन से ही बनता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो उसकी वजह से ये छेद होता है। मतलब ये चीज वो एसी और फ्रिज में से बाहर निकलती है, तो ओजोन लेयर में छेद कर देती है, उसके बाद रिएक्ट होती है, खत्म करती है, ठीक है। एक बीएफसी है, ब्लूरोफ्लोरोकार्बन, यानी ब्रोमाइन से ही बनते हैं ये, यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। आग बुझाने वाले लाल सिलेंडर होते हैं ना, फायर एक्सटिंग्विशर, उसके अंदर ये होता है। हमारा डीओ होता है सेंट वाला, उसके अंदर भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। एक हेलोकार्बन्स भी होते हैं। मतलब बहुत सारे रीजन है आपके लिए। मेन यहां पर लिख दूं सीएफसी, बीएफसी और एक लिख देते हैं और आपकी हेलोकार्बन्स। ये 3 मेन रीजन है ओजोन लेयर डिप्लेशन के, ठीक है। ओजोन लेयर डिप्लेशन की वजह से नुकसान क्या होता है, तो नुकसान ही होता है एज अ रिजल्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन मोर यूवी रेडिएशन, यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या रेज कम्स टू द अर्थ कोजिंग डैमेज टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो जिंदा लोग हैं उनको डैमेज करती है, इन द फॉर्म ऑफ डिसीज, बीमारियों की फॉर्म में, लाइक स्किन कैंसर। स्किन कैंसर ही मेन है। यहां पर खत्म होता है ओजोन लेयर डिप्लेशन। आपको बताऊं कि 1987 में कनाडा में एक जगह है मॉन्ट्रियल, मैं मॉन्ट्रियल ही बोलता हूं, इंग्लिश में पता नहीं और कैसे इसको बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। तो यार यहां पर यूनाइटेड नेशंस ने एक प्रोटोकॉल बनाया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको, वियना कन्वेंशन के तहत। खैर मत जानो वो चीज क्या है, प्रोटोकॉल मान लो कोई रूल बनाया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओजोन लेयर डिप्लेशन से कैसे निपटना है, कार्बन्स का यूज कैसे कम से कम होना चाहिए, उसके बारे में बात की गई है। इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया था। इंडिया ने इसको 1992 में ज्वाइन किया है, जब इसकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की मीटिंग लंदन में हुई। बहुत सारे देशों में मीटिंग होती है ना, तो इंडिया ने ज्वाइन किया
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 1992 में। तो ये फैक्ट है, आपको जानना है। इंडिया ज्वाइंट, ठीक लिखा है, इंडिया ज्वाइंट, ओके है, चाहे टेढ़ा मेढ़ा है पर मेरा है, ठीक है ना, समझ जाओ। अगली प्रॉब्लम भाई पोल्यूशन की है। पोल्यूशन की 4 वैरायटी होती है। एयर पोल्यूशन मतलब एयर की क्वालिटी खराब करना, पानी की क्वालिटी खराब करना वाटर पोल्यूशन, ज्यादा साउंड करना जो कान में दिक्कत दे नॉइस पोल्यूशन, और जमीन की क्वालिटी खराब करना लैंड पोल्यूशन। इनका मीनिंग तुमसे कोई नहीं पूछने वाला, बचपन में पढ़ लेते हैं छोटी क्लासेस में, ठीक है। यहां पर मेनली एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे देश में 1974 में एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया, जिसने बोला 17 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो ये पोल्यूशन ज्यादा करती है, तो इसको कंट्रोल करेंगे। 17 इंडस्ट्री को क्लासिफाई किया गया। तो यहां से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, बस ज्यादा उसमें हवा करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा पोल्यूशन कैसा है, इसमें ज्यादा डूबने की जरूरत नहीं है आपको। पोल्यूशन के ऑब्वियसली तुम इस बड़ी क्लास में आ गए हो, पता ही होगा पोल्यूशन के। नहीं पता तो फिर कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं अलग से इसके ऊपर शॉर्ट या वीडियो बना दूंगा। आगे बढ़ते हैं जी। लैंड डिग्रेडेशन, डिग्रेड का ग्रेड देख रहे हो, ग्रेड कम हो रही है तो डिग्रेड, लैंड की क्वालिटी खराब होना। ओवरऑल जमीन के ऊपर होती है मिट्टी, मिट्टी में डालते हैं बीज, बीज से बनता है पौधा, है ना। तो जब मिट्टी की क्वालिटी खराब होगी तो पौधा नहीं बन पाएगा बीज से। तो मिट्टी की क्वालिटी, सॉइल की क्वालिटी, सॉइल की फर्टिलिटी का खराब होना लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो यार क्या लिखा है, इट रेफर्स टू फॉल इन द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द लैंड इंक्लूडिंग द क्वालिटी ऑफ सॉइल एंड वाटर कॉमनली कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। इंसान की गतिविधियों की वजह से जो जमीन की क्वालिटी या हेल्थ खराब हो रही है उसको लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं। अब यार हम लोग क्या करते हैं ना कि कहीं कहीं जंगल वाले एरिया में किसी ने अपना झुग्गी झोपड़ी बना ली पेड़ काट के, या फिर पार्क है, पार्क के अवैध निर्माण करके, अवैध निर्माण को बोलते हैं एनक्रोचमेंट, ठीक है, अवैध तरीके से अपना एक घर बना लिया, तो वहां से पेड़ पौधे कम हो गए ना। तो हम ऐसा कर देते हैं तो वहां पर एक तो जमीन खत्म हो गई खेती करने की, या फिर जंगल मंगल उगने की वो जो थी, या फिर हम कुछ ऐसे फर्टिलाइजर का या ऐसी खेती कर देते हैं जिससे फ्यूचर में लैंड की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। जैसे कि अंग्रेजों ने हमारे देश में इंडिगो की फार्मिंग कराई थी, तो इंडिगो जैसी कमर्शियल क्रॉप का प्रोडक्शन करने से लैंड की फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो हमारी गतिविधियां हैं जो जमीन की इस क्वालिटी को खराब करती हैं, ठीक है। तो लैंड डिग्रेडेशन का कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। आगे एफ्लुएंस ट्रैप, मैं कहता हूं इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे करते ही नहीं है। एफ्लुएंस का मतलब होता है भला, वेलफेयर, और ट्रैप का मतलब होता है जाल, भला करने के जाल में फंसना। अब देश की तरक्की के लिए जीडीपी को बढ़ाना जरूरी है। जीडीपी मतलब देश का टोटल प्रोडक्शन। जीडीपी तब बढ़ेगा जब फैक्ट्रीज में ज्यादा प्रोडक्शन होगा। अब फैक्ट्रीज ज्यादा खुलेंगी तो यार वहां पोल्यूशन भी होता है। तो यार जितनी ज्यादा फैक्ट्रीज खुल रही हैं, प्रोडक्शन यानी देश की ग्रोथ तो ज्यादा हो रही है, उसके साथ साथ कार्बन का लेवल भी बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं से इन्वायरमेंट को नुकसान भी हो रहा है। तो ग्रोथ की वजह से इन्वायरमेंट का नुकसान एफ्लुएंस ट्रैप कहलाता है। लाइंस क्या लिखी है, एक एक करके पढ़नी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, विद एफ्लुएंस और इकोनॉमिक वेलबिंग, एफ्लुएंस का मतलब हो गया इकोनॉमिक वेलफेयर या वेलबिंग, मोर नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड, मोर नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड अप लिखा है, कॉजिंग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज यूज्ड अप हो रहे हैं, मतलब खत्म हो रहे हैं। यूज्ड अप का मतलब फिनिश होता है, ठीक है। इन द रिच कंट्रीज ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड, जो अमीर अमीर कंट्रीज है लाइक अमेरिका वगैरह, द हाई लेवल ऑफ कंजम्पशन एसोसिएटेड विद द हाई लेवल ऑफ इनकम इज यूजिंग अप नेचुरल रिसोर्सेज एट अ फास्टर स्पीड। कह रहा है कि अमीर देशों के अंदर लोगों के पास पैसे ज्यादा है, तो वो पैसे ज्यादा खर्च कर करके ज्यादा सामान खरीदते जा रहे हैं, चाहे उनके इस्तेमाल का है भी नहीं तब भी वो खरीद रहे हैं। वो खरीद रहे हैं तो वो किसी ना किसी फैक्ट्री में बन रहा होगा ना, या फैक्ट्री में बन रहा है तो रिसोर्सेज भी कंज्यूम हो रहे होंगे ना। तो यार वो हम अपने कंजम्पशन पैटर्न की वजह से, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करने की वजह से खुद नुकसान करते जा रहे हैं अपने रिसोर्सेज का। हम ये सोच रहे हैं फैसिलिटी हमें ज्यादा मिल रही है, असलियत में क्या है कि वो किसी ना किसी फैक्ट्री में तो सामान बन रहा है, वहां तो रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। वो नेचुरल रिसोर्सेज देश के बर्बाद हो रहे हैं जो नेचुरली हमें मिल सकते थे, ठीक है ना। अब वो कम बचते हैं, तो दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला आ जाओ, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये अलग चीजें हैं जो तुमने पहले नहीं पढ़ी, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इंडियाज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम पोज अ डाइकोटॉमी। डाइकोटॉमी का मतलब होता है टू साइड। इंडिया की इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम की दो वजह है, दो साइड है। एक तो एफ्लुएंस ट्रैप है जो अभी बताया है, दूसरा देश की गरीबी। गरीब लोगों के पास रहने को बेसिकली घर नहीं है, तो वो जंगल वंगल में वहां से पेड़ वेड़ की कटाई कर लेते हैं, डिफॉरेस्टेशन,
तो उस लकड़ी का घर भी बना लेते हैं और उस लकड़ी को एज अ फ्यूल यूज भी करते हैं, चूल्हा वगैरह बना लेते हैं। तो एक तो पेड़ कम हो गए, इन्वायरमेंट को नुकसान, दूसरा वो उसका लकड़ियों को जलाया, उसका चूल्हा बनाया तो उससे कार्बन बना, कार्बन होता है ना उससे। चल कार्बन नहीं भी होता तो पेड़ को काटना तो नुकसान है ही। मुझे पता नहीं है यार कि पेड़ का लकड़ियों को जब जलाया जाता है तो उससे कार्बन हवा में उड़ता है या नहीं उड़ता है। आप मुझे बताओ ना प्लीज कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तुमसे भी सीखने को मिलता है, ऐसी बात नहीं है, हमारा रिश्ता ही ऐसा है यार, ठीक है। मैं तो तुम्हें कोर्स का कंटेंट पढ़ा दूंगा, लेकिन उसके अलावा कुछ चीजें तुम्हारे बिहेवियर से, तुम्हारे कमेंट सेक्शन से मैं सीखता हूं दोस्तों। और बाकी अगर तुम्हारा डाउट कोई बड़ा है, लंबा है, तो इंस्टाग्राम पे मैं अवेलेबल हूं यार। बड़ा डाउट है तो वहां भेज दो, फोटो खींच के सॉल्व कर देंगे, टेंशन मत लो। तो क्या लिखा है, डाइकोटोमी में दो बातें बतानी है। पहली बात, पॉवर्टी इज कॉजिंग इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, पॉवर्टी की वजह से इन्वायरमेंट का नुकसान हो रहा है, ठीक है। एफ्लुएंस इन लिविंग स्टैंडर्ड्स इज कॉजिंग इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। एफ्लुएंस मतलब इकोनॉमिक वेलबींग के चक्कर में, ज्यादा प्रोडक्शन कराने के चक्कर में, ज्यादा कंजम्पशन करने के चक्कर में हम नेचुरल रिसोर्सेज को बर्बाद किए जा रहे हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो अलग आया है ना। जो चीज तुम पहले पढ़ चुके थे वो इंपॉर्टेंट नहीं थी, जो अब नहीं पढ़ रहे हो, नहीं मतलब नहीं न्यू चीजें पढ़ रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, समझे। अगला कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। भाई ये लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, इसके साथ चैप्टर खत्म हो जाता है। सस्टेनेबल का मतलब होता है मेंटेन रखना, चीजों को बनाए रखना, ऐसी डेवलपमेंट जो भविष्य तक बनी रहे। तो रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करो कि वो फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी काम आ जाएं। रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करो कि फ्यूचर की जनरेशन की जरूरतें भी फुलफिल हो जाए, यानी फ्यूचर के आने वाले लोगों को कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट का प्रोसेस है जिसके अंदर फ्यूचर की जनरेशन का भी भला हो। तो डेफिनेशन क्या लिखी है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ऑब्वियसली डेवलपमेंट का ही प्रोसेस है, विच मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। यानी ऐसी डेवलपमेंट का प्रोसेस जिसमें प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स तो सेटिस्फाई हो जाए, लेकिन भविष्य की जनरेशन की नीड्स भी खत्म ना हो, कॉम्प्रोमाइज ना हो या रिड्यूस ना हो, ठीक है ना। फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ऑन नीड्स, यानी खुद की जरूरतें भी उनकी फुलफिल हो जाए। अब बच्चे पूछेंगे सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कैसे अलग है। यार इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब पैसों की डेवलपमेंट है यहां पर मेनली। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट। यहां पर देश की नेशनल इनकम का बढ़ना आता है, ठीक है ना। सिर्फ ये नेशनल इनकम से और हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसी चीजों से रिलेटेड है। ये रिलेटेड है रिसोर्सेज का इस तरीके से इस्तेमाल करने से कि अभी की जरूरतें पूरी हो जाए, साथ साथ फ्यूचर की भी। यानी पेट्रोल को तुम इस तरीके से इस्तेमाल करो कि हम तो यूज कर लें, भविष्य की जनरेशन के लिए भी बच जाए यार। वो जो अंधाधुंध पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तफरी मार रहे हैं, वो पेट्रोल का मिसयूज कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं। बताता हूं चलो इसको बात को, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। तो पेट्रोल का इस तरीके से यूज कर रहे हैं कि वो भविष्य की जनरेशन के लिए खत्म हो सकता है यार, ठीक है जी। तो हमें कौन कौन सी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनी रहे। अब तुम्हें खेतों की एग्रीकल्चर की बात बताता हूं। वहां पर भी क्या होता है, हमने ना फर्टिलाइजर यूज करने शुरू कर दिए हैं, यानी केमिकल वाली खाद यूज करनी शुरू कर दी है। हमें यार बायो कंपोस्ट वहां पर यूज करना चाहिए, ठीक है ना। केमिकल से सॉइल की क्वालिटी भी खराब हो रही है, खैर ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है वो बात दूसरी है। हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी यूज करने चाहिए, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं पूरा। स्ट्रैटेजीज क्या है हमारे पास, स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 7 स्ट्रैटेजी लिखी है, इसका मतलब ये नहीं कि 7 के 7 स्ट्रैटेजी का तुम रट्टा मार लोगे। यहां पर 4-5 कर लो, काम बन जाएगा आपका। बहुत सारी बुक्स में इससे ज्यादा भी लिखी हुई है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग स्ट्रैटेजी तुम और भी सोच सकते हो, ठीक है। पहला लिखा है यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। बेसिकली नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को यूज करो यार। कोयले वोयले की तरफ मत जाओ, सोलर पावर की तरफ जाओ। यानी कोयले से बिजली बनती है, मैं जानता हूं, आप भी जानते हो, लेकिन ध्यान दो कि सोलर पावर से बिजली बन सकती है, सूरज से बिजली बन रही है, विंड पावर से बिजली बन रही है, ऐसा कुछ सोचो। यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल्स, ऐसे फ्यूल्स यूज करो जो साफ है थोड़े से। सीएनजी का इस्तेमाल करो, पेट्रोल वगैरह का कम करो। अब तो इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, उसका नहीं बोलूंगा मैं, वो क्लीनर फ्यूल कैसे हो सकता है यार, तुम मुझे बताओ। देखो बोलते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज करो। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ठीक है, पोल्यूशन नहीं करते, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनी है। इंडिया में मोर देन 60% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है कोयला और नेचुरल गैस से। अब कोयला और नेचुरल गैस की वजह से तो पोल्यूशन होगा ना, तो बिजली तो पोल्यूशन से ही बनी है, और तुम कह रहे हो पोल्यूशन वाली कार को यूज करो।
इसमें कोई गड़बड़ी है तो तुम अपने व्यूज दे सकते हो मुझे, यहां नहीं दे रहे तो इंस्टाग्राम पे दे दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिनी हाइडल प्लांट। ये मिनी हाइडल प्लांट क्या होते हैं? पहली बात तो ये माउंटेन वाले एरिया में होते हैं, जहां पर पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ वाले एरिया में छोटी छोटी जगह पर वाटरफॉल होते हैं, झरना होता है, यहां पर पंखा वंखा लगा के बिजली बन सकती है। छोटे छोटे प्लांट्स में बांध होते हैं, डैम्स में पानी गिरता है ऊपर से तो बिजली बनती है वहां पर। उस बिजली बनाने वाले तरीके को बोलते हैं हाइड्रो पावर। कोयले से बिजली बनती है उसको बोलते हैं थर्मल पावर। तो हाइड्रो पावर प्लांट तो होते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा है झरने से, तुम यहां ही बिजली बनाना शुरू कर दो तो यार ज्यादा बिजली बन जाएगी, तो फायदा रहेगा, थोड़ा सा इन चीजों को यूज कर सकेंगे हम। ठीक है, फिर ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल करो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहेगी। यानी ज्यादा दवाइयां जो हम खाते हैं एलोपैथी वाली, केमिकल्स वाली, इससे बढ़िया तो यार पहले नीम वगैरह का यूज कर लेते थे। नीम बताऊं, हल्दी, चंदन, पता नहीं क्या क्या यूज करके, हम देसी चीजें यूज करके अपने आप को ठीक कर लेते थे। तो ट्रेडिशनल पुरानी नॉलेजेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूज ऑफ बायो कॉम्पोस्ट, बायो कॉम्पोस्ट का इस्तेमाल करो, बायोपेस्ट का इस्तेमाल, मतलब बायोपेस्ट पे लगाम लगाओ। ये क्या होते हैं बायोपेस्ट? बायो कॉम्पोस्ट का मतलब नेचुरल मैन्योर का यूज करो, फर्टिलाइजर का यूज मत करो, ऑर्गेनिक मैन्योर, ठीक है ना, नेचुरल खाद का इस्तेमाल करो। पता होगा तुम्हें खाद क्या होती है, ये भी एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? ठीक है ना। फिर बायोपेस्ट पे कंट्रोल लगाओ। यहां पर मैं कह रहा हूं बायोपेस्ट की जगह जैसे कि हम पेस्टिसाइड डालते हैं मिट्टी में, खेती में, कि कीड़े मकोड़े मारने के लिए, यार हमें क्या करना चाहिए? यहां पर नीम का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। नीम अपने आप में एक बायोपेस्ट है, ठीक है ना। या नीम कोटेड खाद यूज कर सकते हो, खाद पे नीम कोट हो रखा हो, अपने आप में दवाई है नीम। और आपको बताऊं, जैसे कि हम स्नेक से डरते हैं, सांप से बिल्कुल डरना बनता है, लेकिन स्नेक तुम्हें पता है बहुत सारे कीड़े मकोड़े, चूहे खा जाता है। ठीक है, चूहे को प्रे कर दे, खचाक से खा जाता है। हमने उल्लू और मोर, पिकॉक की स्पेलिंग गलत है, पिकॉक, हाँ ठीक है, ठीक है, पिकक, पिकक बोलते हैं, ठीक है ना। ये भी इंसेक्ट को खाते हैं खेतों के अंदर। तो यार ये भी मेन इंसेक्टिसाइड्स हैं खेतों में, लेकिन क्या ही बोलूं इनके बारे में, स्नेक तो खतरनाक है। ये दो तो होने चाहिए। आजकल दिल्ली में अगर मैं बताऊं तो वो चिड़िया भी खत्म हो गई है जो पहले आती थी, नाम भूल गया चिड़िया का मैं, क्या है वो चिड़िया जो प्योर दिखती थी हर जगह। और फिर ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना चाहते हो तो चेंज इन अनसस्टेनेबल पैटर्न ऑफ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, यानी जो हमारा खाने का और प्रोड्यूस करने का जो पैटर्न है वो अनसस्टेनेबल है। अभी इस तरीके से हम पेट्रोल का कंजम्पशन कर रहे हैं कि पेट्रोल फ्यूचर के लिए बचेगा ही नहीं, तो यार इसको बदलना पड़ेगा हमें, है ना। फैक्ट्रीज में अंधाधुंध प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा, एफ्लुएंस ट्रैप में नहीं फंसना, ऐसे करना पड़ेगा। तो यार यहां पर बेसिकली ये चैप्टर दोस्तों खत्म होता है, लेकिन मैं नहीं मानूंगा आपको कुछ क्वेश्चन कराए बिना। आपको पहले बताऊंगा इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी है, ठीक है, अभी नहीं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, क्या लिखा है? गिव टू इंस्टांस, इंस्टांस का मतलब एग्जांपल। इन दो चीजों के एग्जांपल देने, पहला ओवर यूज ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्स, दूसरा मिस यूज ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्स। ठीक है, ओवर यूज का मतलब रिसोर्स को जितना इस्तेमाल करना चाहिए उससे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। मिस यूज का मतलब जिस चीज के लिए वो चीज बनी है उसके लिए नहीं, किसी और चीज के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यार यहां पर लिखा है ओवर यूज का एग्जांपल, पहला डिफॉरेस्टेशन, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है। पेड़ों का यूज सिर्फ इसलिए है कि पेड़ सुंदर दिखे, एनवायरमेंट को दिखाएं सुंदर, और कार्बन को अपने अंदर इनहेल कर ले और हमें कार्बन से बचा ले। लेकिन हम पेड़ काट के उसका फ्यूल चूल्हे में इस्तेमाल कर लेते हैं, पेड़ काट के उससे कुछ लोग घर भी बनाते हैं। अंधाधुंध पेड़ों की कटाई नहीं होनी चाहिए। तो ये रिसोर्स का ओवर यूज है, फालतू में इस्तेमाल कर रहे हो। लैंड डिग्रेडेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड ओवर यूज ऑफ रिसोर्स, मतलब लैंड की क्वालिटी खराब हो रही है। ठीक है जी। अब मिसयूज ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्स का हम बता सकते हैं, ओजोन लेयर डिप्लेशन जो हो रही है मिसयूज का एग्जांपल है, ग्लोबल वार्मिंग जो है मिसयूज का एग्जांपल है। आप यहां पर कुछ और एग्जांपल भी डाल सकते थे, लाइक तुम बोल रहे हो कि हमने मीथेन गैस का मिसयूज कर लिया, या ऐसी गैस का यूज, सीएफसी का मिसयूज किया है। सीएफसी एसी में होता है, रेफ्रिजरेटर में होता है ना, उसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लेट हो गई, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है ना। ग्लोबल वार्मिंग हुई है, गर्मी की, कोयले का हमने मिसयूज किया है, जिस यूज में आना चाहिए उस यूज की जगह किसी और यूज में कर लिया। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आउटकम्स हैं, मेन यही है। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक दिया हुआ है, एक्सप्लेन द सप्लाई डिमांड रिवर्सल ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्स। सप्लाई डिमांड का रिवर्सल क्या है एनवायरमेंटल रिसोर्स के लिए? सप्लाई डिमांड मतलब जो हम प्रोडक्शन करते हैं वो सप्लाई है, जो हम कंजम्पशन करते हैं वो डिमांड है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, लिखा हुआ है सप्लाई डिमांड रिवर्सल ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, द डिमांड फॉर रिसोर्स फॉर बोथ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन हैज गॉन अप। गॉन अप मतलब बहुत ज्यादा हो गई है,
gone beyond the rate of regeneration of resources, increasing the pressure on the absorptive capacity of the environment. This reversal of supply demand relationship with demand for resource. तुम कहोगे सर पढ़े जा रहे हो, बता रहा हूं आपको, पहले लैंग्वेज सुना रहा हूं ना. Resource exceeding the supply has led to the degradation of environment. यहां पर आप वीडियो को पोज करके मेरी बात देखोगे, जब मैं हट जाऊंगा ऐसे सामने से तब, ठीक है ना, वीडियो को पोज कर लेना, तो मेरी बात तब आपको समझ में आएगी. एक बार आपको खुद भी पढ़ना है. हम चीजों को ज्यादा प्रोड्यूस करने के चक्कर में, ज्यादा कंज्यूम करने के चक्कर में, ये तो डिमांड है ना, फैक्ट्री में प्रोडक्शन की डिमांड हो रही है और घर के अंदर हम सामान खा रहे हैं तो कंजम्पशन की डिमांड हो रही है. इस वजह से हम रिसोर्सेज को ज्यादा यूज करने लगे हैं, तो उसकी एक्सट्रैक्शन ज्यादा होने लगी है. जिस हिसाब से वो रीजनरेट हो रहे हैं ना, उससे ज्यादा उसकी एक्सट्रैक्शन होने लगी है. तो रीजनरेशन और एक्सट्रैक्शन दोनों का बैलेंस खराब हो रहा है ना. तो ये उल्टा चल रहा है, मतलब डिमांड, सप्लाई डिमांड रिवर्सल इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी. दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, आगे बढ़ जाओ. ये अटपटा चटपटा क्वेश्चन है. लिखा है पेस्टिसाइड आर केमिकल कंपाउंड डिजाइंड टू किल पेस्ट. पेस्ट यानी कोई कीड़े मकोड़ों की तरह होते हैं, इंसेक्ट की तरह होते हैं, उनको किल करने के लिए पेस्टिसाइड बनाए हैं. बिल्कुल ठीक बात है, केमिकल है लेकिन वो. मैनी पेस्टिसाइड कैन ऑल्सो पोज हेल्थ रिस्क. काफी सारे पेस्टिसाइड से लोगों को हेल्थ रिस्क हो जाता है. पोज मतलब काफी सारे पेस्टिसाइड हेल्थ रिस्क पोज करते हैं, मतलब उनके कैरी करते हैं हेल्थ रिस्क. मतलब उनको सूंघोगे उन पेस्टिसाइड को तो इंसान बीमार हो सकता है, उनके लंग्स खराब हो सकते हैं. ठीक है. टू पीपल इवन एक्सपोज टू नॉमिनल क्वांटिटी. अगर उनको एक्सपोज किया जाए नॉमिनल क्वांटिटीज में, एक्सपोज मतलब खुले में रखा जाए नॉमिनल क्वांटिटी में, तो वो लोगों की हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं. बिल्कुल हाँ, पहुंचा सकते हैं. ठीक है. और तो द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस कैन हेल्प इन कंट्रोलिंग द कंटामिनेशन विदाउट द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर. अच्छा, यहां क्वेश्चन यार कंप्लीट नहीं है. ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है. आपको यहां सजेस्ट करने हैं कुछ मेजर्स जो केमिकल कंपाउंड को कम कर दे, मतलब इस पेस्टिसाइड को यूज करो. तो सजेस्ट एनी 2 ways ऑफ करेक्टिंग. कोई भी 2 चीजें बताओ जिससे ये चीज सही हो जाए, यानी केमिकल कंपाउंड जो नुकसान पहुंचा रहे हैं वो ठीक हो जाए. तो पहले तो यार बोला है ना, नीम के पेड़ लगाओ या फिर इसके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, नीम से बनने वाली चीजों को इस्तेमाल करो. जो खाद का इस्तेमाल करते हैं वो नीम कोटेड होनी चाहिए. नीम कोटेड यूरिया गवर्नमेंट भी आजकल रेकमेंड कर रही है लोगों को कि हाँ भाई ये अपने आप में एक नेचुरल पेस्ट को कंट्रोल करने वाली चीज है. फिर लार्ज वैरायटी ऑफ बर्ड शुड बी अलाउड टू ड्वेल. ड्वेल का मतलब होता है पनपना. अलाउ करना चाहिए हमें, ऐसी चीजों को मारना मुरना नहीं चाहिए, पकड़ना नहीं चाहिए ताकि वो खतरनाक ना हो जाए, मतलब खत्म ना हो जाए. तो यार इसमें बात करें तो उल्लू की बात कर सकते हो, आउल, मोर की बात कर सकते हो, पिकअप, है ना. ये ड्वेल होनी चाहिए यार. ये बहुत सारे कीड़े मकोड़े खाती हैं और भी बहुत सारी बर्ड्स हैं, उनको पनपना चाहिए. दिस इज इंपॉर्टेंट. तुम्हें सुनने में अजीब सा क्वेश्चन लग रहा होगा लेकिन दिस वन इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम. ओके गाइस, फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं. इस चैप्टर को खत्म करने के लिए नंबर 1 पे आपको एब्जॉर्प्टिव और इसको असिमिलेटिंग कैपेसिटी बोलते हैं और कैरिंग कैपेसिटी हर हाल में करना है. इसको तुम छोड़ के नहीं जा सकते. ठीक है जी. नंबर 2 पे यहां बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है और उसकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नंबर 3 पे जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं आपको, ठीक है ना, ये एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट है. चौथे पे डाइकोटॉमी वाला जो क्वेश्चन था, अब क्या था क्वेश्चन वो आपको देखना है तभी तो याद होगा. 5वें पे एफ्लुएंस ट्रैप, वापस जाके डाइकोटॉमी और एफ्लुएंस ट्रैप एक बार दोबारा देख लो, क्योंकि ये मुझे लगता है कि आसानी से समझ आते नहीं है स्टूडेंट्स को. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें इस चैप्टर की, तो इनको प्लीज छोड़ना मत बिल्कुल भी. तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही. जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद.